हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस। क्लास 8 हिंदी कलिका की जो पाठ नंबर 4 है तरुण के स्वप्न, उस पाठ का आज हम अभ्यास करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो पाठ का नाम है तरुण के स्वप्न। चलिए अभ्यास करते हैं। तो सबसे पहले है बातचीत के लिए। जो नई किताब है ना हिंदी कलिका, इसमें आपको समझने के लिए ज़्यादा है, ठीक है। हर अभ्यास को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है पाठ के आधार पर, जो भी पाठ में हम पढ़ते हैं उसको लेकर हम क्वेश्चन आंसर लिखते हैं, प्रश्न उत्तर करते हैं। दूसरा है भाषा ज्ञान, क्योंकि तुम्हारे बुक में भाषा हिंदी व्याकरण किताब और तो सेपरेट नहीं है, जो इसके पहले था 2 किताब थी इसमें, एक है हिंदी और दूसरा हिंदी व्याकरण। लेकिन इस बार क्या हुआ है, दोनों को मिलाकर एक ही पुस्तक की गई है और वो है हिंदी कलिका। तो यहाँ पे 2 पार्ट्स में जो डिवाइड हुआ है, एक पाठ का और एक भाषा ज्ञान का। दोनों ही जरूरी है, दोनों को ही अच्छे से समझना है, क्योंकि भाषा ज्ञान में व्याकरण के जितने टॉपिक्स हैं उसमें है, ठीक है। दूसरा है पाठ से आधारित। तो जो पाठ आधारित जो प्रश्न है, इसको भी कई भागों में बांटा गया है। एक है बातचीत के लिए, जिसको आपको क्लासरूम में अपने टीचर के साथ, अपने जो विद्यार्थी हैं, अन्य जो स्टूडेंट हैं, उनके साथ डिस्कस करना है, वहाँ पे बातचीत करना है, वहाँ पे एक दूसरे से पूछना है ये प्रश्न। टीचर आपको पूछेंगे आप क्या सोचते हो वो बताओ। तो यहाँ पे रट्टा मारने वाला नहीं है। इस बुक में आपको समझना है और अपने शब्दों में हिंदी में उसको अपने टीचर और स्टूडेंट जितने हैं सबके सामने बोलना है, ठीक है। तो बातचीत के लिए है। और ये है आपका लिखने के लिए, सोचिए और लिखिए। उसके बाद है अनुमान और कल्पना। तो यहाँ पे जो आपका पाठ आधारित जो प्रश्न है उसको भी 3 भागों में बांटा गया हर एक अभ्यास में, ठीक है। सबसे पहले रहेगा क्या, सबसे पहले होगा बातचीत के लिए, जो आप क्लासरूम में डिस्कस करोगे। दूसरा है जो लिखने के लिए, सोचिए लिखिए, इसमें आपको अभ्यास को करना है, जो पढ़े हैं हम उसी से प्रश्न होगा। उसके बाद है अनुमान और कल्पना, आप क्या सोचते हो, ठीक है। आप क्या सोचते हो उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो एक एक करके सभी प्रश्नों का उत्तर देखते हैं। सबसे पहले है बातचीत के लिए। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस के माता पिता और जन्म स्थान के संबंध में आपस में चर्चा कीजिए। आपस में यानी बच्चों के बीच, ठीक है। तो आपस में चर्चा कीजिए, भले ही लिखा हो लेकिन हम इसको लिख कर समझेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे आपस में तो चर्चा नहीं कर सकते हैं ना, तो लिख कर करेंगे। तो सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म स्थान और माता पिता के बारे में लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक शहर में हुआ था। तो यहाँ कहाँ पर वो पैदा हुए थे, कटक में, ठीक है। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और माता का नाम प्रभावती बोस है। तो देखो क्या पूछा गया था, माता पिता का नाम और जन्म स्थान हमने लिख दिया 23 जनवरी 1897 और उड़ीसा के कटक शहर में। और पिता कौन है, जानकीनाथ बोस, माता कौन है, प्रभावती बोस। तो जो पूछा गया है बस उतना ही लिखना है, ठीक है। इधर उधर की बातें नहीं लिखनी है, बस जो पूछा जाए। दूसरा प्रश्न है, आजाद हिंद फौज का गठन कब, कैसे और क्यों किया गया था। सहपाठियों के साथ चर्चा कीजिए। सहपाठी यानी कि आपके साथ जो दोस्त पढ़ते हैं, जो अन्य छात्र छात्राएं पढ़ती हैं, उनको सहपाठी कहते हैं। मतलब बच्चों के साथ ये भी चर्चा करना है। क्या, किसके बारे में, आजाद हिंद फौज के बारे में। कब बना था, कैसे बना था, क्यों बना था, ठीक है। तो देखो हमारा जो देश है अंग्रेजों के
अधीन था, हम अंग्रेजों के गुलाम हो चुके थे। वो हमारे यहाँ पे अपना सब कुछ यहाँ पे लूट कर ले जाते थे हमारे देश से। तो हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए कई स्वतंत्रता सेनानी लोग आए, अपने अपने तरीकों से लड़ाई की, ठीक है। तो उसमें से एक थे सुभाष चंद्र बोस जी, और उन्होंने आज़ाद हिंद फौज नामक एक संस्था का गठन किया, ठीक है, जिसमें उन्होंने अंग्रेज है उनके खिलाफ लड़ाई करना शुरू किया था। तो ये जो आज़ाद हिंद फौज है उसके बारे में आपको लिखना है। तो उत्तर कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। आज़ाद हिंद फौज का गठन 1943 ईस्वी को सिंगापुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य भारत को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाना था, यानी अंग्रेजों को भगाने के लिए हमारे देश से यहाँ पर इसका गठन किया गया था। तीसरा प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व के संबंध में बातचीत कीजिए। आप सुभाष चंद्र बोस के बारे में क्या जानते हैं, उनके बारे में अपने दोस्तों के साथ, विद्यार्थी हैं उनके साथ चर्चा करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जितना आपके सिलेबस में है उतना तो जानोगे, और थोड़ा बहुत जानते हो तो उसी को आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। वे एक सच्चे देशभक्त थे। वे साहसी और निडर थे। ये मैंने तो 3 जो वाक्य है ऐसे ही लिखा है, जो आप चाहे तो इसमें और भी लिख सकते हैं, उनके बारे में और जितनी भी जानकारी है उसको भी आप लिख सकते हैं। चौथा प्रश्न है, उस समाज में अर्थ की विषमता न हो, इस पर अपने विचार कक्षा में साझा कीजिए। कक्षा में साझा कीजिए यानी सबके साथ इसको बताइए, सबको इसके बारे में बताइए कि आप क्या सोचते हो। उस समाज में देखो, जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं, ये जो अपना भाषण है उसमें कहते हैं कि हमें एक स्वाधीन राष्ट्र बनाना है और एक आदर्श समाज बनाना है, एक अच्छा समाज बनाना है जहाँ पर अर्थ की विषमता न हो। मतलब क्या है, चलिए देखते हैं। उस समाज में अर्थ की विषमता न हो, यह वाक्य सुभाष चंद्र बोस ने कही है। सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे समाज बनाना चाहते हैं जहां लोगों में अर्थ की विषमता मतलब अर्थात पैसों के कारण भेदभाव न हो, धनी और गरीब में भेदभाव न हो, उस समाज में सब मिलजुल कर रह सकें। तो अर्थ की विषमता यानी कि अर्थ यानी पैसा, अर्थ यानी धन संपत्ति। तो उसमें जो अलग अलग लोग रहते हैं, कई लोग हमारे समाज में बहुत ही धनी होते हैं, उनके पास बहुत पैसे होते हैं, और कुछ होते हैं गरीब होते हैं जो मुश्किल से अपना गुजारा करते हैं। तो उनके बीच भेदभाव देखने को मिलता है ना। धनी व्यक्ति को हर जगह पे सम्मान मिलता है, उसको किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता है, लेकिन गरीब को क्या करते हैं, सब लोग कोई सम्मान नहीं देता, सब लोग नीच समझते हैं, बेकार मतलब कम आंकते हैं। तो कम आंकना यानी दोनों के बीच भेदभाव करना। तो दोनों के बीच भेदभाव ना हो, सबको समान तरीके से देखा जाए, ऐसा एक समाज सुभाष चंद्र बोस जी चाहते थे। तो यहाँ पे आई होप आपको चारों प्रश्नों के उत्तर समझ में आ गया है। चलिए अब देखते हैं आगे, सोचिए और लिखिए में कौन कौन से प्रश्न हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर विकल्पों में से चुनिए। तो यहाँ पे 4 विकल्प यानी कि 4 ऑप्शन है, उसमें से आपको एक सही उत्तर चुनना है। उनके स्वप्न के उत्तराधिकारी आज हम हैं। यहाँ हम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन में है सुभाष चंद्र बोस के लिए, देश के तरुण वर्ग के लिए, चित्तरंजन दास के लिए, भारतवासियों के लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? देखो, उनके स्वप्न, तो उनके स्वप्न यानी किसके स्वप्न के बारे में है? चित्तरंजन दास।
चित्तरंजन दास ने एक स्वप्न देखा था देश को आजादी दिलाने की। तो वो स्वप्न सुभाष चंद्र बोस अपने भाषण में कहते हैं कि वो जो स्वप्न था, उनके स्वप्न का उत्तराधिकारी आज हम हैं। तो यहाँ पे हम यानी कि सुभाष चंद्र बोस और साथ ही साथ देशवासियों को, ठीक है। तो देशवासियों के साथ साथ जो सुभाष चंद्र बोस है यानी भारतवासियों का कर्तव्य है कि देश को आजादी दिलाना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में सिर्फ सुभाष चंद्र बोस है, तो ये नहीं होगा। देश के तरुण वर्ग के लिए देखो, वो जो सपना था ना, उसको सुभाष चंद्र बोस ने भी अपनाया था, तो सिर्फ देश के तरुण वर्ग के लिए तो नहीं है। चित्तरंजन दास तो वो तो देहांत हो गया है, उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो केवल उनका भी नहीं है, सभी भारतवासियों के लिए। सुभाष चंद्र बोस ने किसके लिए कहा है कि उसका जो कर्तव्य है, देश को आज़ादी दिलाने का जो कर्तव्य है वो हमारा है, यानी कि देशवासियों का है। तो 1 नंबर प्रश्न क का उत्तर होगा आई भी, यानी कि भारतवासियों के लिए। हम यानी यहाँ पे कौन, भारतवासी, उस स्वप्न का, उस आज़ादी का सपना जो है उसका उत्तराधिकारी हम सभी भारतवासी हैं और हमारा कर्तव्य है कि हम देश को आजादी दिलाएं। ख प्रश्न, स्वाधीन राष्ट्र का स्वप्न कैसे साकार होगा? और वो जो स्वाधीन राष्ट्र है, देश को आजादी दिलाने का सपना जो है वो कैसे पूरा होगा, साकार होगा यानी कैसे पूरा होगा? आर्थिक असमानता से, स्त्री पुरुष के भिन्न अधिकारों से, श्रम और कर्म की मर्यादा से, जाति भेद से। तो वो स्वाधीन राष्ट्र कैसे बन पाएगा? जब समाज में आर्थिक असमानता होगा। क्या ये सही है? आर्थिक असमानता का मतलब जानते हो? आर्थिक असमानता यानी कि पैसों में जो भेदभाव होता है, धनी और गरीब के बीच में जो भेदभाव होता है, जो विषमता होती है, वो तो क्या वो एक अच्छे समाज के लिए जरूरी है? नहीं, ये गलत आंसर है। स्त्री पुरुष के भिन्न अधिकारों से, यानी कि अगर हम महिलाओं को घर से निकलने नहीं देंगे, कुछ काम करने नहीं देंगे, उनका कोई अधिकार नहीं होगा, वो मुक्त रूप से कुछ नहीं कर पाएंगे, तो हम स्वाधीन राष्ट्र बना सकते हैं, उसको पूरा कर सकते हैं। क्या ये सही है? नहीं। तो स्त्री और पुरुष के भिन्न अधिकार यानी पुरुषों को आज़ादी मिलेगी, स्त्री को नहीं मिलेगी, तो ये भी नहीं है। स्वाधीन राष्ट्र में स्त्री और पुरुष दोनों को समान रूप से अधिकार मिलता है, दोनों ही सभी काम कर सकते हैं। अगर कोई पुरुष कुछ काम कर सकता है तो उसको महिलाएं भी कर सकती हैं, उनको भी अधिकार है काम करने का, हर तरह का स्वतंत्रता मिलना चाहिए उनको। तो यहाँ पे ये भी गलत हो गया। श्रम और कर्म की मर्यादा से, ये सही है। अगर हम अपना कर्तव्य करें, परिश्रम करें, तो ही हम स्वाधीन राष्ट्र का स्वप्न पूरा कर सकते हैं, एक हमारे देश को आज़ादी दिला सकते हैं। किससे? श्रम और कर्म से। श्रम और कर्म की मर्यादा से, जैसे कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं है, सभी को अपना अपना काम करना है। अगर ये सोचेंगे हम, तभी हमारा जो देश है आगे बढ़ेगा और लोगों के बीच जो भेदभाव है वो मिटेगा। अगर हम कहें कि कोई सफाई करने वाला छोटा काम करता है और कोई डॉक्टर बड़ा काम करता है, तो ये गलत है। सफाई करने वाला अगर सफाई ना करे तो क्या देश साफ सुथरा रहेगा? नहीं रहेगा ना, गंदा हो जाएगा। डॉक्टर अपना काम करता है, सफाई कर्मचारी अपना काम करता है, तो सभी लोग अपने अपने कर्तव्य करते हैं। तो इसीलिए हमें उसको समझना चाहिए कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। तो ये अच्छी बात है। जाति भेद से, जाति भेद मतलब कि छोटे जाति बड़े जाति इस प्रकार से करना। जाति भेद से क्या हम स्वाधीन राष्ट्र का स्वप्न पूरा कर सकते हैं? नहीं। तो यहाँ पे सही उत्तर है श्रम और कर्म की मर्यादा से हम अपने स्वाधीन राष्ट्र का स्वप्न पूरा कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, उसके स्वप्न के उत्तराधिकारी आज हम हैं। उत्तराधिकारी होने से क्या अभिप्राय है?
एक वर्ड है ना उत्तराधिकारी, जो चित्तरंजन दास जी ने स्वप्न देखा था आजादी का, हमारे राष्ट्र को स्वाधीन करने का, उस स्वप्न के उत्तराधिकारी आज हम हैं। तो उत्तराधिकारी शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन देखते हैं। हमें उनके स्वप्न को संजो कर रखना है, संजो कर यानी कि संभाल कर रखना है। हमें भी उनकी तरह स्वप्न देखने का अधिकार है। हम वो जैसे सपना देखते थे स्वाधीन राष्ट्र का, ऐसे ही हमको देखना है, उसका अधिकार हमको मिलना चाहिए। उनके स्वप्न को पूरा करने के लिए हमें ही कर्म करना है। उनके स्वप्नों पर चर्चा करने का दायित्व हमारा है। वो जो सपना देखा है उसके ऊपर चर्चा करना है, उसका अधिकार, उसका दायित्व हमारा है। तो क्या होना चाहिए उत्तराधिकारी का अर्थ? उत्तराधिकारी मतलब जो उन्होंने सपना देखा था आज़ादी का सपना देखा था, और हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था और उनकी मृत्यु हो गई थी। तो वो जो सपना है पूरा नहीं हुआ था, तो उस सपने को पूरा करने के लिए हमें यानी कि भारतवासियों को कर्म करना चाहिए। यानी उसको साकार करने के लिए, देखो कोई भी काम पूरा तभी होगा जब हम कर्म करेंगे, ठीक है। बिना कोई कर्म के कोई भी काम पूरा होता है क्या? नहीं ना। आपको अच्छे मार्क लाना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना, तो कर्म करना पड़ेगा। तो ऐसे स्वाधीन अगर हमको होना है, हमारे देश को अगर आज़ादी दिलानी है, तो हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये होता है उत्तराधिकारी का काम, ठीक है। जैसे अगर कोई बाप अपने बेटे को कुछ दायित्व देता है, ठीक है, उसको अपना उत्तराधिकारी बनाता है, तो उस बेटे का कर्तव्य होता है कि उसको मेहनत से पूरा करे, है ना। तो ऑप्शन थर्ड इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सुभाष किसे नित्य और अखंड सत्य कहते हैं? पाठ के आधार पर हमें बताना है। तो भारत की गरीबी को कहते हैं कि भारत की गरीबी नित्य और अखंड है। लो, ये गलत हो गया। अंग्रेजों की बहादुरी को, ईश्वर को, आदर्श समाज और आदर्श राष्ट्र को। तो यहाँ पे क्या नित्य और अखंड सत्य है? यानी क्या होना होगा ही होगा, क्या होगा? ऑप्शन आई भी। आदर्श समाज और आदर्श राष्ट्र ही नित्य और अखंड सत्य है, बोस जी कहते हैं। आई होप आपको सभी प्रश्नों का उत्तर समझ में आ गया है। अभी हम करेंगे एक एक वाक्य में उत्तर देने वाले प्रश्न। चलिए देखते हैं। किसका स्वप्न उनकी शक्ति का उत्स बना था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा स्वर्गीय देशबंधु चित्तरंजन दास का स्वप्न उनकी शक्ति का उत्स बना। एक एक वाक्य में उत्तर लिखेंगे, जो पूछा गया है बस उतना ही लिखेंगे, ठीक है। स्वाधीन राष्ट्र गठन करना कौन चाहते थे? इसका उत्तर है चित्तरंजन दास और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे देशभक्त स्वाधीन राष्ट्र गठन करना चाहते थे। देखो यहाँ पे चित्तरंजन दास जी भी चाहते थे, उनका भी स्वप्न था कि आज़ादी दिलाना है, देश को आज़ाद करना है। और उसी स्वप्न को किसने अपनाया? सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो उनका भी स्वप्न था कि देश को आज़ादी दिलानी है, इसलिए यहाँ पर दोनों का नाम लिखना। दोनों ही चाहते थे एक स्वाधीन राष्ट्र गठन करना, तो यहाँ पे दोनों का ही नाम लिखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, समाज में नारी को पुरुषों की तरह क्या उपभोग करना चाहिए? इसका उत्तर है समाज में नारी और पुरुषों में भेदभाव नहीं होना चाहिए। नारी पुरुषों की तरह समान अधिकार उपभोग करे और समाज और देश के लिए पुरुषों की तरह काम कर सके, ये उनको उपभोग करना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही स्वप्न। क्या है? सिर्फ यही स्वप्न। यह किसका कथन है? मतलब इस वाक्य को किसने कहा है? इसका उत्तर है तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है सिर्फ यह स्वप्न। यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कथन है।
अगला प्रश्न है, सुभाष कैसा समाज चाहते थे? इसका उत्तर होगा, सुभाष ऐसा समाज चाहते थे जहां जाति भेद न हो। जाति भेद समझ में आया गया है? अगर पाठ को नहीं पढ़े हो, अभी तक वीडियो नहीं देखे हो, तो जाकर पहले उसको देखो, ताकि तब समझ में आएगा कि जाति भेद क्या है। ठीक है, जहां जाति भेद न हो, नारी और पुरुषों में समानता हो, आर्थिक विषमता न हो, श्रम और कर्म की मर्यादा हो और प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा और उन्नति का समान अवसर मिले। ऐसा समाज चाहते थे सुभाष चंद्र बोस जी। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए। आप इसको लॉन्ग क्वेश्चन जैसा भी मान सकते हैं। ये हिंदी किताब में लॉन्ग क्वेश्चन में इतना ही होता है। ठीक है, 2-3 सेंटेंस लिखना रहता है। क प्रश्न है, नेताजी का स्वप्न क्या था? उत्तर है, नेताजी का स्वप्न स्वाधीन राष्ट्र और एक अच्छा समाज बनाना था। ख, एक नए सर्वांगीण स्वाधीन संपन्न समाज का अर्थ आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है, एक नए सर्वांगीण स्वाधीन संपन्न समाज का अर्थ है एक ऐसा समाज जहां प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार मिले और उसकी उन्नति हो। एक आजाद राष्ट्र जहां पर लोगों का सर्वांगीण, अर्थात सर्वांगीण का सभी प्रकार की, ठीक है, अर्थात सभी प्रकार का विकास हो सके। ऐसा समाज जहां जाति भेद न हो, नारी पुरुषों में भेद न हो, धनी गरीब में भेदभाव न हो और सब मिलजुल कर रहें। ग प्रश्न, हम किसी भी विजातीय प्रभाव से राष्ट्र को मुक्त कैसे कर सकते हैं? कहते हैं ना, हम एक आदर्श राष्ट्र, आदर्श समाज बनाएंगे जहां पर विजातीय प्रभाव नहीं होगा, यानी कुसंगति का प्रभाव, विदेशों का प्रभाव, अन्य जो लोग हैं आकर हमारे यहाँ शासन नहीं करेंगे, इसका ऐसा होगा। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, कैसे संभव हो सकता है? चलिए देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस देश को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाकर भारत को एक स्वाधीन राष्ट्र और हमारे समाज को एक अच्छा आदर्श समाज बनाना चाहते थे। उन्होंने विजातीय प्रभाव से राष्ट्र को मुक्त करने को कहा, अर्थात राष्ट्र को विजातीय प्रभाव से मुक्त करने का मतलब क्या होता है? चलिए देखते हैं। अर्थात बाहरी और बुरी संगति से मुक्त रहने को कहा। अगर कर्म को महत्व दें, समाज में सभी मिलजुल कर रहें और स्वदेशी अपनाएं, तो विजातीय प्रभाव से राष्ट्र को मुक्त कर सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगर आप जो वीडियो है आप लिख नहीं पा रहे हो तो वीडियो को पॉज करके लिखो, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सुभाष बोस ने उपहार स्वरूप क्या दिया है? चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। स्वर्गीय देशबंधु चित्तरंजन दास का एक स्वाधीन राष्ट्र अर्थात देश को आज़ादी दिलाने का स्वप्न था। उनके बाद उस स्वप्न को उनके शिष्य सुभाष चंद्र बोस ने अपनाया। ठीक है, जो सपना चित्तरंजन दास का था उसको किसने अपनाया? सुभाष चंद्र बोस ने। और सुभाष चंद्र बोस ने ही उसको देश के युवाओं को उपहार स्वरूप दिया। चलिए देखते हैं। और वही आज़ादी के स्वप्न को सुभाष चंद्र बोस ने देश के युवाओं को उपहार स्वरूप दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए अगला प्रश्न, कौन सा मरण स्वर्ग के समान है? उत्तर होगा, देश की आज़ादी के लिए, सत्य की प्रतिष्ठा के लिए और एक अच्छा समाज बनाने के लिए अगर अपनी प्राण भी देना पड़े तो वह मरण है स्वर्ग समान। और यह कथन नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है। तो कौन सा मरण? जो मतलब कैसी मृत्यु? ऐसी मृत्यु जो देश के लिए हो, ठीक है, सत्य की प्रतिष्ठा के लिए हो, देश की आज़ादी के लिए हो, अच्छे समाज बनाने के लिए हो। वो अगर उसमें अगर जान भी चली जाए तो भी वो
स्वर्ग के समान है। ऐसा किसका कहना है? सुभाष चंद्र बोस जी का कहना है। आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अनुमान और कल्पना की ओर। सबसे पहला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने किन किन दृष्टियों से व्यक्तियों की मुक्ति की बात की होगी, कल्पना कीजिए और कक्षा में साझा कीजिए। देखो, जो हम पाठ में अभी पढ़ रहे हैं तरुण के स्वप्न, वो सुभाष चंद्र बोस का भाषण का एक छोटा सा अंश मात्र है। ठीक है, एक छोटा सा हिस्सा है। उसमें और भी कई सारे बातें हैं, कई जगहों पे कई बार सुभाष चंद्र बोस ने अपना जो भाषण है वो दिया है। तो आप सोच कर बताओ कि उन्होंने कौन कौन सी बातें कही होगी। लोगों की भलाई के बारे में, लोगों की मुक्ति के बारे में, फ्रीडम के बारे में उन्होंने क्या क्या कहा होगा, अपने शब्दों में लिखना है या क्लासरूम में डिस्कस करना है। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। तरुण के स्वप्न पाठ में सुभाष चंद्र बोस ने व्यक्तियों की सभी दृष्टि से मुक्ति की बात की है, जैसे समाज के सभी व्यक्ति को समान अधिकार और शिक्षा का समान सुअवसर मिले, जाति भेद आर्थिक विषमता से मुक्ति मिले, समाज के नारियों को पुरुषों की तरह आज़ादी और अधिकार मिले। और भी बातें हैं, आप अपने मन से और भी इसमें मिलाकर लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, तरुण के स्वप्न शीर्षक क्यों दिया गया है? जो पाठ है हमारा उसको तरुण के स्वप्न क्यों दिया गया है, चलिए बताते हैं। तरुण के स्वप्न पाठ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भाषण का एक अंश है, एक छोटा सा भाग ही है। उस भाषण को तरुण के स्वप्न शीर्षक दिया गया है क्योंकि भाषण में नेताजी युवाओं को एक स्वाधीन राष्ट्र और आदर्श समाज का स्वप्न दे रहे हैं। वे चाहते हैं कि देश के युवा अर्थात तरुण इस स्वप्न को अपनाएं और सच करें। तो इसीलिए तरुण के स्वप्न है, वो अपने जो गुरु के, अपने देश को आज़ादी दिलाने के स्वप्न को क्या कर रहे हैं, युवाओं को कहते हैं कि हम उसको पूरा करेंगे। इसीलिए वो हमारा स्वप्न होना चाहिए, इसीलिए वो तरुण के स्वप्न है। ठीक है, पाठ का नाम इसीलिए तरुण के स्वप्न है। तीसरा प्रश्न है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। क्या लोगों ने उन्हें खून दिया होगा? अनुमान लगाइए और अपने विचार साझा कीजिए। देखो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा जो है किसका है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है। तो उन्होंने कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज़ादी का मतलब तो समझ रहे हो कि अंग्रेजों को अपने देश से भगाना है और एक गणतांत्रिक स्वाधीन राष्ट्र बनाना है। तो सुभाष चंद्र क्या सच में खून मांग रहे थे या लोगों ने सच में अपना खून निकाल, जैसे ब्लड डोनेट करते हैं ना, क्या सच में ऐसे ब्लड डोनेट किया था? क्या उसकी बात हो रही थी? यहाँ पर अपना विचार बताइए। तो यहाँ पे सच में खून देना यानी ब्लड डोनेशन नहीं था इसमें। यहाँ पर क्या था कि तुम देश के आज़ादी के लिए लड़ो। ठीक है, तुम लड़ोगे तो देश आज़ाद होगा, हम साथ मिलकर लड़ेंगे। तब बोलते हैं, देखो जो नेता है, जो वहाँ पे जितने भी लीडर्स थे, स्वाधीनता संग्रामी थे बड़े बड़े, जैसे महात्मा गांधी हो गए, क्या अकेले वो लड़ सकते थे? अगर देशवासियों का साथ ना हो तो लड़ सकते हैं? नहीं ना। अगर कुछ भी कर सकने की हिम्मत हो तो हमें आज़ादी मिलेगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर किस प्रकार से होगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा सुभाष चंद्र बोस जी का है। इसका अर्थ है कि यदि देश के लोग अपने प्राणों की बाजी लगाकर त्याग, साहस, बलिदान और देश प्रेम के साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे तो उन्हें आज़ादी अवश्य मिलेगी। यहाँ पर नेताजी को लोगों ने खून नहीं दिया होगा, देश की आज़ादी की लड़ाई में साथ दिया होगा। आई होप आपको ये आंसर समझ में आ गया है। किसी को कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप अनुमान लगाइए कि अपने समाज में किन किन लोगों को विशेष अधिकार दिलाने की आवश्यकता है।
हम समाज में रहते हैं, जानते हो ना समाज क्या है? अपना घर परिवार आस पड़ोस जो आपका चारों ओर जो आप देख रहे हो वो समाज है। अब देखते हो कुछ ना कुछ देखते हो, आप सोचते हो, तो उसमें सोच कर बताओ कि किन किन लोगों को हमारे समाज में विशेष अधिकार मिलना चाहिए। चलिए देखते हैं एक छोटा सा आंसर किस प्रकार से होना चाहिए। हमारे समाज में निम्नलिखित लोगों को विशेष अधिकार दिलाने की आवश्यकता है। जैसे यहाँ पे देखो पॉइंट्स में लिखा है, आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। छोटी जातियों और निम्न वर्ग के लोगों को बराबरी का हक मिले। देखो ये भी उनका अधिकार है। हम प्रत्येक मनुष्य समान है, लेकिन अभी भी कहीं कहीं जगह पे तुम लोग खुद भी इसको महसूस कर पा रहे होगे, जो छोटे जाति के लोग होते हैं उनको नीचा दिखाया जाता है। ठीक है, कई जगह पे तो मंदिरों में भी अंदर जाने नहीं दिया जाता है। तो वो नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि वो भी मनुष्य है, सभी मनुष्य हैं, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा होता है तो उनको भी अधिकार, विशेष अधिकार मिलना चाहिए। तो ये एक हो गया। दूसरा देखते हैं, गरीबों को अधिकार मिलना चाहिए ताकि उन्हें अच्छी शिक्षा और रोजगार मिले। जो गरीब होते हैं उनमें भी होता है। देखो अपने आसपास भी देख रहे होगे कि जो बहुत ही गरीब बच्चा है वो विद्यालय भी नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि उसको बाहर काम करना रहता है। तो उनको भी शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, उनको भी पढ़ाई का अधिकार होना चाहिए, ताकि बड़े होकर कुछ अच्छा काम कर सकें। ठीक है, कुछ अच्छा काम कर सकें ताकि अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें, अपने परिवार की अच्छाई के बारे में सोच सकें। तो उनको भी पढ़ने का अधिकार, रोजगार मिलने का अधिकार होना चाहिए। अगला है महिलाओं को, ताकि उनका भी विकास हो सके। आज़ादी के पहले तो उनके पास बाहर निकलने का भी, घर से बाहर निकलने का भी अधिकार नहीं था। वो घर के अंदर ही रहती थी ज़्यादातर। कुछ भी पढ़ने लिखने का, काम करने का, नौकरी करने का कुछ भी ऐसा उनको अधिकार दिया नहीं गया था। लेकिन आज़ादी के बाद कई नियम बने हैं। हम महिलाएं भी उतनी ही समानता का अधिकारी हैं जितना कि पुरुष है समाज में। लेकिन अभी भी आप देखते होंगे कई कई जगह पे महिलाओं को घर परिवार संभालने के लिए हो या किसी भी कारण से हो, सेक्रीफाइस करना पड़ता है, उनको बलिदान देना पड़ता है कि या तो घर संभालो या तो नौकरी करो। तो यहाँ पे महिलाओं को अभी भी समाज में समानता का अधिकार नहीं मिला है। भले ही हमारे नियम के अनुसार मिला है, लेकिन समाज में अंदर अगर देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि कई महिलाएं हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं। चाहे आर्थिक अभाव से हो, चाहे घर में कोई मना करते हैं हो, या कुछ भी कारण हो, लेकिन अभी भी कई जगह पे होता है। तो इसको भी हमें दूर करना है। अगर हमें अच्छा एक समाज बनाना है तो इसको भी दूर करना है। देखो मैंने यहाँ पे 3 लिखा है, आप चाहे तो और भी लिख सकते हो। और भी आप आसपास में देखते हो ना कुछ तो देखते हो, सोचते हो कि ये ऐसा होना चाहिए, इसमें और विकास होना चाहिए, या इसको और अच्छा कर सकते हैं। तो उसके बारे में आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, तरुण के स्वप्न की तरह आपके सपने क्या हैं, कक्षा में सुनाइए। हर व्यक्ति का एक सपना होना चाहिए, है ना। अगर सपने नहीं देखोगे तो उसको पूरा कैसे करेंगे। सपना तो होना चाहिए कि सभी का। ऐसा तो नहीं है कि खाए पिए और ऐसे ही सो गए और जिंदगी में कुछ हासिल नहीं करना है। ऐसा तो नहीं है, सबको ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चाहिए होता है। उसके लिए हम सपने देखते हैं और उस सपने को पूरा करने के लिए काम करते हैं, मेहनत करते हैं। तो जैसे तरुण के स्वप्न है, उस समय आज़ादी सपना था। लोग चाहते थे कि अंग्रेज हमारे देश से चले जाएं और हम शांति से रह सकें। तुम्हारा अभी क्या सपना है उसको आप लिख सकते हो। मैंने एक लिखा है, आप चाहे तो उसको बदल के अपने शब्दों में लिख सकते हो। तो कैसे होगा इसका उत्तर, तरुण के स्वप्न की तरह मेरे भी कई सपने हैं, जैसे समाज में रह रहे लोगों के साथ मिलजुल कर रहना, नारियों का सम्मान करना, एक अच्छा मनुष्य बनकर सबकी मदद करना। और चाहे तो इसमें आप और भी लिख सकते हो, आपका जो भी सपना है। अगर नहीं है तो देखो, सपने देखो ताकि उसको पूरा कर सको, मेहनत करो। आई होप आपको समझ में आ गया है। वीडियो थोड़ा बहुत ही ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो भाषा ज्ञान को हम सेकेंड पार्ट में देखेंगे, ठीक है।
एक ही वीडियो में अगर हम सबको करेंगे तो ये बहुत 1 घंटा से ऊपर हो जाएगा। तो हम इसको सेकेंड पार्ट में देखेंगे, भाषा ज्ञान के प्रश्न। ठीक है, आई होप आपको ये जो प्रश्न है बातचीत के लिए सोचिए और लिखिए और अनुमान और कल्पना कीजिए, सभी प्रश्नों के उत्तर समझ में आ गया। ऐसा नहीं है कि बस वीडियो में देखो और लिखो, समझना भी जरूरी है। इसीलिए मैं बीच बीच में उसको एक्सप्लेन भी कर रही हूँ, ताकि अगर आप स्कूल में तो सुनते हो, आके पढ़ते हो, समझते हो, क्वेश्चन आंसर के समय भी अगर तुम थोड़ा ध्यान दो तो सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगले वीडियो में हम भाषा ज्ञान का प्रश्न उत्तर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर कोई दोस्त आपका है क्लास 8 में पढ़ रहा है, क्योंकि ये नई किताब है ना, पढ़ने में थोड़ा मुश्किल होगा, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, तो उसको मेरे YouTube चैनल को शेयर कीजिए ताकि वो भी कुछ पढ़ सके और समझ सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।